हम इस वक्त शहीद कैप्टन अंशुमन के घर पर हैं, उनके परिवार के साथ। उनके पिता रवि प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। अंशुमन से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे, पूछेंगे, और भी बहुत कुछ है जो कहना है उन्हें, क्योंकि कल वो राहुल गांधी से भी मिलने गए थे और इस पूरे मामले पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। सर, अंशुमन की शहादत को लेकर पूरे देश को गर्व है अंशुमन पर। इसके बाद से बहुत सारी बातें हुई सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं होती है कि वो अपने जवान बेटे का शव अपने कंधे पे उठाए। भगवान न करें कि ये दुख किसी और को हो, लेकिन ये संसार नश्वर है, सबको जाना है और कितनी सांसें लिखी हैं ये निर्धारित है। मेरे बेटे के हिस्से में जो आखिरी सफ़र था वो ऐसा था कि पूरा देश जिसको याद कर रहा है, और भारत सरकार ने इसको उचित पारितोषिक दिया, रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने जिस उम्मीद के साथ अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था, आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद ड्रॉप करके, कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाएगा, और ऐसे समय में जब बुढ़ापे में भी लोगों को एक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं मिल पाती है तो गांव जाएगा, अगर छुट्टी तो एक दिन तो देगा। तो उसी के अनुरूप उसने जो एक ग्लोरियस आर्मी की ट्रेडिशन है, अपने डेडिकेशन डिवोशन की, उसी का पालन करते हुए उसने, और एक डॉक्टर धर्म का निर्वाह करते हुए 5 लोगों की ज़िंदगी बचा करके और फिर अपने प्राणों की सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हुए जो शहादत दिया है, उसके लिए पूरा देश याद कर रहा है। और मुझे फ़क्र है कि इस धरा से जाने का जो मार्ग उसने चुना वो देवों का मार्ग है, और जो अमरत्व पे अपना अधिकार सिद्ध करता है। तो भौतिक रूप से मैं पिता जरूर हूँ, लेकिन कद उसका इतना ऊंचा है कि मुझे शायद पिता कहने में कदाचित ये अपने आप को छोटापन महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया वीरता का भी, और साथ ही साथ अपनी कर्मभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, और साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, कुछ सवाल हैं हमारे। कल आप राहुल गांधी से भी मिले थे, आप राष्ट्रपति भवन में भी राहुल गांधी से मिले थे, वहाँ शायद आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपसे मिलने की बात कही। कई सारी बातें हो रही हैं, खासतौर पर सेना को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट हाउस में जब अलंकरण समारोह के बाद जो फोटो था अवार्डीज़ के साथ, तो उसमें राहुल गांधी भी बीइंग अपोजिशन लीडर वहाँ उपस्थित थे, टी पार्टी में भी थे। तो मेरी वाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, और आई थिंक आप कह सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो ये लास्ट में थी, कुर्सी बैठी हुई थी, तो जाते समय उन्होंने इनकी व्यथा को देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। और जब उन्होंने कहा आपसे बात करूंगा, तो इन्होंने उनको अपना नंबर दिया, और उनके ऑफिस से 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आपका नंबर वहाँ से राहुल जी ने दिया है, तो आप क्या दिल्ली आ सकते हैं? हमने कहा कि हम तो लखनऊ आ गए हैं अभी। तो वहाँ से कहा गया कि इतने तारीख को राहुल जी रायबरेली में अवेलेबल होंगे, अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और हम गए उनसे मिलने के लिए और मिले, और बड़े ही स्वस्थ माहौल में उनसे बात हुआ। और मुझे नहीं लगा कि वो एक इतने बड़े अपोजिशन के लीडर हैं, और एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान के तौर पे हमारी करीब 40 मिनट तक जो बातें हुई, तो बेसिक जो बातचीत का डिस्कोर्स था यही था कि कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे बचपन इनका कैसा था, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, और ये इंजीनियर और डॉक्टर दोनों एक साथ कैसे हुए, वहाँ एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था उनके जानने का था। जबकि ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी वो शायद माता पिता से सुनना चाहते होंगे। जब बात शहादत की आई तो उनकी भी आंखें नम हो गई, और उन्होंने कहा कि शहादत का गम मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने पिता को और अपने दादी को खोया है, तो मैं आपका गम समझ सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने जो ये महान कार्य किया है देश के लिए, इसके लिए पूरा आप देश ऋणी है, और हम सब आपके साथ खड़े हैं, भारत की सरकार, भारत की सेना, और हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें, और अपने परिवार का आप ख्याल रखें। ये उनकी तरफ से ढाढ़स था, और ये सुन करके मुझे बहुत संबल मिला कि मेरे साथ सरकार के साथ साथ पक्ष विपक्ष सब कुछ खड़े हैं। यही एक हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब और एक अक्षुण्ण परंपरा का प्रतीक है कि यहाँ सब लोग अपने दल से ऊपर हट करके और इस हमारे भारतीय सेना को सम्मान के लिए और इस शहादत को नमन करने के लिए हैं, जो कि मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा, मेरा परिवार कृतज्ञ रहेगा। राष्ट्र अंशुमन से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? इस घटना के रात भी शायद आप बता रहे थे, बाकायदा आपकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने आपसे कुछ कहा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका आरटीआर शायद फाइल करने की बात कही थी आपसे? हाँ जी, मैं चूँकि यंग चैप्स अभी अफसर ये लोग बने थे, तो इनको तो ये चीज़ें पता नहीं थी। मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेता था अपना और एक आध दोस्तों का, तो उनको पता था। तो अंशुमान का मैं किया था पिछले साल भी, उसके पिछले साल 20-21 में, 21-22 में। तो उस साल अंशुमन रात को करीब 9:30 बजे वहाँ पे व्हाट्सएप से ही बात होती थी,
फ़ोन हमको लगाया और उसके बाद बोले कि ये हमारे एक मित्र हैं, उनके बैचमेट थे B3 बैच के, जो नेवी में उनके साथी कमीशन लिए थे, विभोर टग्गर, और उनकी वाइफ हैं तमन्ना, वो भी FMC से ही डॉक्टर हैं, वो भी नेवी में हैं। तो उन्होंने बोला डैडी ये सेलिंग पे जाने वाले हैं और इनके पास ये कम्युनिकेशन से कट ऑफ हो जाएंगे, तो इनका आज ही भरना है। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, दोनों कैसे भरेंगे? बोला नहीं जैसे भी करो बट भरना है। तो मैं लैपटॉप में भरने लगा और वो मोबाइल पे स्पीकर ऑन करके और जो जो चीज़ें डिटेल्स चाहिए थी डेटा, वो सारा हमको प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे आप किस सेक्शन में कितने रुपए का है उनके पास, उन्होंने कहाँ खर्च किया, कौन सी कुछ दवा का या कुछ उन्होंने कहीं डोनेट किया, या और जो भी चीज़ें थी, तो सारे सेक्शंस के, क्योंकि डेटा तो वही हमको दे सकते थे, जो डेटा वो हमको दे रहे थे मैं उनके साथ भरता जा रहा था। और ये दोनों आदमियों को भरते भरते, और कभी जो आधार से लिंक उनके मोबाइल थे उस पर जो OTPs आती हैं, उनका कुछ डेटा भी उन्होंने मॉडिफाई किया, उनके फादर का नाम उसमें नहीं आ रहा था, तमन्ना राठी के, तो वो भी आया। उसके बाद जब वो वैलिडेट हुआ तो 23:38 पे लास्ट मैंने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट किया था, जो तमन्ना राठी का था। और उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल बातें हुई। दुख इस बात का है कि बहुत पारिवारिक बातें नहीं हो पाई, क्योंकि लंबा कॉल तो था लेकिन लंबी कन्वर्सेशन नहीं हो पाई उसके लिए। और फिर 12 बजे के आसपास में वो 10-5 मिनट हमसे बात की कि नहीं डैडी अभी ठीक है, और हम तो मम्मी कह रही थी पढ़ते हो कि नहीं, क्योंकि वो PG का वो ले करके गए थे। और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि वो उसके साथ साथ उनके बुकों में आपने देखा होगा कि एक गीता निकली थी, इसको आधा पढ़ गए थे वो। तो वो कहे कि अभी डैडी मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मैं बोला ठीक है ज़रा तुम मेडिकल के भी कुछ पढ़ लेना, क्योंकि PG का टेस्ट देना था। तो मम्मी ने बोला खाना वाना खा लो, और रात को 12 बजे के बाद वो सोने चले गए थे। तो ये आखिरी कन्वर्सेशन हमारी थी 18 की रात में, लगभग पूरी 18 तारीख में, और 19 को तड़के तो ये हो ही गया 3 बजे भोर में जो आके दुर्घटना थी, और सुबह सारी चीज़ें थी। परिवार से भी कुछ जुड़ी बातें हैं, मैम से भी 2 मिनट बात करना चाहेंगे। मैम, आपकी उस दिन बात हो रही थी अंशुमन जी से? उस दिन रात मेरी बात तो सिर्फ पढ़ाई की होती थी। उसको बहुत मैं टॉर्चर करती थी पढ़ने के लिए, उस इरिटेट कर देती थी मैं उसको। पढ़ाई मैं यही बात की कि तुम अपना बुक ऊपर मंगाया कि नहीं, अभी तक तुम्हारा आया कि नहीं बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ टाइम मिल रहा था उनको पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ MH और मरीज तो होते नहीं। तो मैं यही उनको बोल रही तुम्हारे पास ये बेनिफिट है कि तुम्हें टाइम मिलेगा PG के लिए, तो तुम्हारा बुक पहुँचा। तो बोले कि मम्मी कल ही परसों आया है, और कल एक कोई बड़ा आए थे उनके लिए पार्टी था, तो हम कल नहीं शुरू किए, मैं कल से शुरू कर दूंगा पढ़ाई। और खाने के लिए मैं पूछती थी तो बोलते थे कि हाँ खाना सब कुछ आता है, क्योंकि मैं वो ज़्यादा नॉनवेज खाते थे। तो मैं बोलती थी वहाँ नॉनवेज जाता है कि नहीं, बोले आता है मम्मी सब कुछ आता है। तो इतना था मेरे दिमाग में कि वहाँ जाता हुआ तो वहाँ तो बर्फ हो जाता हो। बोलते थे गर्म करके हम खाते हैं, सब कुछ आता है, पर अभी नहीं है। तो मुझे पता चलता है कि वो सब नहीं, ज़्यादा मुझे खुश करते थे बस बता के। ये सब सारी बातें, मैं खाना भी वह पढ़ाई भी ज़्यादा उसको परेशान की हूँ। तकलीफ़ है कि बहुत टॉर्चर की हूँ पढ़ने के लिए। सर, अंशुमन के कुछ व्यक्तिगत चीज़ों पर भी हम बात करना चाहेंगे। उनकी पत्नी को लेकर के बहुत बात हो रही है, आपके साथ नहीं है उनकी पत्नी? देखिए वो जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, मेरे बेटे की आत्मा को दुख न पहुँचे। मैंने तो उनका चयन ही अपने बेटे की आत्मा की संतुष्टि के लिए किया था। उन्होंने जैसा पब्लिक डोमेन में एक इंटरव्यू दिया है कि हमारा 8 ईयर का लॉन्ग रिलेशन था, मेरे समझ से शायद कुछ खट्टी मीठी यादें होंगी, बट ऐसा नहीं था। लास्ट के 2 साल उनकी कोई 1.5 साल कोई बातचीत, या 1 साल नहीं थी। कमीशन लेने के बाद उनकी बातचीत हुई, और मेरे बेटे ने तो प्रेम की मर्यादा का निर्वाह किया, कहा, और हमने शादी कर दिया। लेकिन वो हमारे घर से 3 अगस्त को ही चली गई थी ये कह के कि हमारे यहाँ कुछ धार्मिक प्रोग्राम है, और वो नोएडा में जा कर के सारे सामान को पैक करके ले गई 4 सूटकेस में, और मेरे बेटे का सामान एक झोले में पैक करके छोड़ दिया, जो कि मुझे बड़ा तकलीफ़ दिया। जब 26 मद्रास रेजिमेंट से सामान यहाँ नीचे आया था, वो एक बार भी नहीं गई देखने के लिए कि हमारे पति का है, इसमें कम से कम यादगार के तौर पे एक फ़ोटो भी हम ले लेते हैं। 403 मीडियम जो फील्ड एम्बुलेंस था वहाँ पे लेह में, उनकी कुछ बिलोंगिंग्स थी, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने उनका नंबर भी बंद कर दिया था। हमने कहा कि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है आप उनको दे दीजिए, लेकिन एक मेरे बेटे का अगर बनियान भी है तो हमारे पास भेजें। तो बाद में वो हमारे पास आया था। हमारे बेटे के नंबर से कुछ नंबर थे जिसमें सबके पोस्टपेड सिम थे, उन्होंने उसको प्रीपेड कर दिया था बिना हम लोगों के बताए। और मैंने 1 फरवरी को एक पूजा रखी थी अपने बेटे की शांति के लिए, वो उसमें भी नहीं आई। मैं रिक्वेस्ट करके हार गया उनके पिता से और इससे।
और उनके पास एक ढाल था कि मैं अभी स्टेबल होना चाहती हूँ, और स्टेबल के लिए वो गई तो उसके 10 दिन बाद ही वो किसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे को कहते रहे कि हमें स्टेबल होने का टाइम चाहिए। राष्ट्रपति भवन में हम लोग गए थे तो प्रोटोकॉल के तौर पे केवल हमारी उन्होंने एक विश किया, इसके बाद अपनी माताजी से उनका कोई बात नहीं हुआ। हमने कीर्ति चक्रा मिलने के बाद मैं एक पिता होकर के अपने हाथ में भी लेकर के नहीं देख पाया, और हम माननीय रक्षा मंत्री से मिलने गए थे तो जब तक हम लोग होटल पहुंचे तब तक वो वहाँ से वो लोग जा चुके थे, और हमने उनसे ये कहा था कि ऐसा है कि ये कीर्ति चक्रा जो है इस ना आपको रखने के लिए मिला है ना हमें रखने के लिए मिला है, इस बहादुर जाबाज के सीने पे शोभा देगा। तो इसकी बस्ट यहाँ लग रही है लखनऊ में, तो जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा आप हमें दीजिए, उस दिन इसकी छाती पे लगाएंगे और उसके बाद हम इसको वापस कर देंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मेरे लिए इससे बढ़ करके कोई दुख नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि 18 तारीख को लॉन्ग कन्वर्सेशन हुआ जो कि मीडिया पे ये चल रहा है, ये मेरे समय से नहीं। मैंने आपको बता दिया कि रात को 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक वो हमारे साथ मसरूफ़ थे, और जिस फ्लैट में वो हमारी बेटी के साथ थी, भाभी और अपनी जो मेरी बेटी थी, तो वो उसके बाद चले गए थे। तो ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन जो भी वो कह रही हैं ठीक है, और मेरे बेटे की आत्मा को दुख न पहुंचे, बस मैं यही चाहता हूं। बाकी सारे सामाजिक शिष्टाचार और सरोकार को तोड़ दिया, जो कि एक सभ्य समाज का ये परिचायक नहीं है। सर बात ये भी है कि कष्ट की बात है ये, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके हाथ में वो कीर्ति चक्र भी नहीं आया, सर्वोच्च बलिदान, बेटे को पूरी दिशा निर्देश देना, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है। आप खुद भी एक्स आर्मी मैन हैं, आप खुद भी बताते रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कष्ट का भी बहुत सामना करना पड़ा। अंशुमन होते आज तो शायद ये ना होता, आज वो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हो गई। देखिए, अंशुमान तो इस तरह की परवरिश उनकी थी और उनकी ऐसी सामाजिक मूल्यों में विश्वास था कि इस तरह की दूर दूर तक अगर कोई व्यवहार वो देख लेते तो उनके लिए ये बिल्कुल अक्षम्य था। क्योंकि अंशुमन अपनी शादी में गए थे और एक सूट लेके गए थे जो कि सगाई के बाद उन्होंने ये था कि हम पहनेंगे बाद में। वो सूट उन्होंने केवल उनकी मम्मी ने ये कह दिया था कि मेरे बेटे का शेरवानी बहुत अच्छा लगा, तो वो सूट उन्होंने वैसे पैक घर लाया, लेकिन वो सूट नहीं पहना उस पूरी इंटायर विवाह सेरेमनी में। ये उनका बॉन्डिंग था अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ। उनकी बाल कुछ पके हुए थे, मम्मी ने एक बार कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बड़ा सुंदर है, सोना लगता है। उन्होंने पूरे सारे लोग कह के हार गए, उन्होंने अपनी बाल को नहीं रंगा। पूरे शादी में आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगा। वो जब सगाई हुआ तो दाढ़ी रखे थे। हमारे एक भाई ने, हमारे तीसरे नंबर के भाई ने कहा कि बेटा तुम्हारी आज शादी है, तुम दाढ़ी बना लो। तो बोला अंकल 1 मिनट रुकिए, और वो अंदर गया, अपनी दाढ़ी छील करके आ गया, बिल्कुल क्लीन सेव होके आ गया। तो उनकी परिवार की स्ट्रक्चर में और पारिवारिक भूमि में इस तरह की बिलीव थी और ऐसे बिलीव सिस्टम में वो पले पड़े थे कि उनके लिए अगर पत्नी है तो माँ भी उतनी ही आदरणीय है, चचा भी उतने ही आदरणीय है और मित्र भी उतने ही आदरणीय है। मैं आपको बताऊं, वो इस तरह की ज़िंदगी जीते थे कि अपने जीवन में 4 जानवरों को पाला उन्होंने। उनका एक पहला पालतू कुत्ता था आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, इसका नाम थैनोस था, और वो स्ट्रीट डॉग था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, अपने पॉकेट मनी से उसको खिलाते थे, मीट खिलाते थे, बिस्कुट खिलाते थे, और एक गद्दा बना के रखे थे जिस पे वो सोता था। अगर कभी पढ़ के आए, और ये पहलू शायद देश को नहीं पता होगा, पढ़ के जब आते थे और वो उनके बिस्तर पे अगर वो थैनोस सोया है तो वो नीचे सो जाते थे उसके बिस्तर पे, लेकिन कभी उसको जगाया नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक, हमारे पास आज भी डॉगी है लहासा एप्सो लूसी करके, उसको ख़रीद के लाए और वो उसका उन्होंने पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। एक बिल्ली पाला उन्होंने जो कि वहाँ पे उनके कमोड में गिर करके और वो ख़त्म हो गई थी। एक बीगल नस्ल का उन्होंने छोटा कुत्ता पाला, इसका नाम जो है पीकू था। वो ले करके गए थे वो 8 गढ़वाल राइफल में जब वो पोस्टिंग गए, तो जबकि नॉर्मल कोई अफसर यंग चैप्स लेके नहीं जाता है। तो इसी उम्र में उसने 4-4, 5-5 पालतू जानवरों को, और उनके साथ ही उनकी ज़िंदगी जो है ये लगती थी। तो शायद इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना था, यही उनके इस मतलब पवित्र प्रेम का परिचय है। सर, आपने आखिरी उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की, आप बता रहे हैं, उसमें भी आपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कांटेक्ट हो ही नहीं पाया आप जैसा बता रहे हैं। नहीं, कांटेक्ट हुआ। हमने उनको बताया कि 1 फरवरी को, चूँकि जो 2 अगस्त को आखिरी 13 थी, उसके बाद एक मान्यता है कि अगर असामयिक मौत किसी की होती है तो 6 महीने बाद या 1 साल के बाद एग्जैक्टली आप जो है एक पूजन, जिसमें नारायण बलि की एक पूजा कहा जाता है, और आप हवन कराते हैं तो थोड़ी सी आत्मा को शांति मिलती है, जैसे हमारी धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हम लोग तो इसी परिवेश के जीने वाले लोग हैं, तो हम मान्यताओं को मानते हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखिए 2 अगस्त के बाद एग्जैक्ट 6 महीने 1 फरवरी को होते हैं, और आप प्लीज़ उसमें आ जाएं। उसमें धार्मिक रिश्तों के हिसाब से पत्नी का हवन कुंड में पति के नाम से आहुति डालना आवश्यक। उनके पिता को भी बताया,
उनकी पत्नी को भी बताया और ये मैसेज 10 दिन पहले से कन्वे था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो वो पूरी पूजन की जो पद्धति थी और प्रक्रिया थी वो हम मियाँ बीबी और बच्चों ने और बाकी लोगों ने किया, लेकिन वो उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं है। सर, आप चाहते थे कि वो आए कम से कम परिवार, क्योंकि ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, अंशुमन जब थे तब 5 महीने शादी को हुए थे, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, घर ही में रहती थी वो, सब कुछ ठीक था आप लोग? सर बिल्कुल, मेरी बेटी ITS डेंटल कॉलेज में जब कर रही थी BDS, तो मैंने ये लोगों ने फ्लैट लिया कि ठीक है, वो भी ICICI लोम्बार्ड में थी और गुड़गांव में, तो घर ही से काम कर रही थी, जो वर्क फ्रॉम होम था। तो ये हुआ कि गुड़गांव आना जाना होता है, वही तो ग्रेटर नोएडा में ले लें, और बेटी को मैंने हॉस्टल से शिफ्ट कर दिया था। और उनको खाना वाना बनाने नहीं आता था, क्योंकि वो एक इंजीनियर थी, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने नहीं, बाद में सोचा होगा सीखने के लिए। तो मैंने पत्नी को भेजा था कि आप जाएं, और जाने के बाद उनको खाना वाना वो सब सीखेंगी। तो मेरी पत्नी भी 3 महीना वहाँ साथ थी, और जिस दिन ये घटना हो उस दिन भी हमारी बेटी और बहू एक ही साथ थी। और हमें तो मन वचन या कर्म से मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे पिता, किसी ने कभी भी कोई शब्द कहा। वो तो 13 के अगले दिन गई, तो प्रेम से रात को मेरी बेटी उस गाड़ी से लखनऊ तक आई, छोड़ने गई, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है बस जा रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आ जाएंगे। और एक ही शब्द उनका था कि हम वी नीड सम टाइम टू स्टेबल। और आज आप देखिए कि स्टेबल होते होते ये हाल हो गया। और उनकी प्लानिंग है कि वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में मास्टर डिग्री करेंगी ऑस्ट्रेलिया से, और वहीं प्रोबेबली उनका शिफ्ट होने का प्लान है, क्योंकि उनके भाई ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में PR है। वो कह रही हैं कि हमको पुरानी बात नहीं करनी, पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना। उनके पिता ने ये कहा था कि मैं इस पुरानी यादों को भूल जाना चाहता हूं, और आप भी पुरानी यादों को भूल जाइए। जो मैंने आपको दिखाया था कि अक्टूबर के हमारे कन्वर्सेशंस हैं, और पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। और आप बेहतर होगा कि ये न पूछें कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या, मतलब नोबडी आस्क हर स्टे वेयर व्हाट हाउ। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, आपके लिए पुराने हो सकते हैं, हमारे लिए तो वही हैं सब कुछ, और हमारे लिए वर्तमान भी वही है, भविष्य भी वही है। और मैं उन्हीं की परवरदिगार से इबादत करिए कि मैं, मेरी सांसों में वास करें, और मैं जीना चाहता हूँ। आपके विचार आदरणीय हैं पर अनुकरणीय नहीं हैं। आपके विचार व्यक्ति की नज़र में अच्छे हो सकते हैं, न व्यवहार की नज़र में है, न समाज की नज़र में। ये उनके भी मोबाइल में होगा, मेरे मोबाइल में तो इसका ये मैसेज सेव है। मैम, ये सब बातें हुई, अंशुमन की वाइफ, आप लोगों की भी बातचीत होती थी साथ में, आप रहीं भी, सर बता रहे हैं आप वहाँ जाती थी खाना नहीं बनाने? है, बहुत प्यारी है, अभी भी मैं बोलूँगी बहुत प्यारी है वो। अब क्यों कैसे हाँ, क्यों बात भी करना छोड़ दी, बहुत प्यारी है। और वो अंशुमान पसंद नहीं किए, उनके फादर पसंद है, वो लड़की फादर की पसंद है। वो तो एक, जैसे बोलते हैं ना कॉलेज में दोस्त, इन्होंने बोला कि अगर अच्छी होगी तो कर लेंगे, है ना। तो एक बच्चे के माइंड में जाता है। मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप परमिट करें तो। अंशुमन 11 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल चैल चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पे आपको पता है मोबाइल रखने की परमिशन नहीं होती है। उसके बाद 2015 में उनका IIT में, NIT में और AIPMT से, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में, सारे जगह चयन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं डैडी आर्मी में जाना चाहता हूं, और मिलिट्री स्कूल में उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बिकम ए जनरल इन इंडियन आर्मी। तो उनकी जो एम्बिशन थे वो बहुत बड़े थे कि मुझे कुछ कर गुजरना है। तो जब आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में भी गए तो उनका मिलिट्री स्कूल का कैडेट नंबर था 3585, और उज्जैन हाउस में वो थे। यहाँ पे वो गए तो यहाँ पे भी उन्होंने बेल्ट बांधी, और बेल्ट बांधने के बाद जिस दिन उनको कमीशन मिला था 19 मार्च 2020 को, तो 20 मार्च को हम लोग वहाँ पुणे से आए थे, और 22 मार्च को हम लखनऊ पहुँचे थे, और 23 मार्च को मैं गया था अंशुमान को आगरा में छोड़ने के लिए, जो उनकी पहली पोस्टिंग थी, जहाँ इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे। और 23 मार्च को ही शाम से देश ड्यू टू कोरोना लॉक हो गया था। तो इंटायर 365 दिन वो एक सिंगल डेज भी छुट्टी नहीं आ पाए। 365 दिन उनको एक दो बार कोरोना हुआ, और वो अपने धर्म का निर्वाह करते रहे, डॉक्टर धर्म का। सिर्फ बातें हुई। जब 2021 में वो यहाँ AMC सेंटर एंड कॉलेज में आए थे, तो MOBC करने के लिए, मेडिकल अफसर बेसिक कोर्स के लिए, जुलाई में आए और सितंबर में ख़त्म हुआ। तब भी वो कोरोना के कारण हमारे यहाँ आ नहीं पाते थे। हम लोग कभी कभार उनको खाना वाना बना करके ले जाके दिया करते थे। तो हमने ये कहा था कि बेटा, हमने तुम्हारी बचपना छीन लिया, जवानी छीन लिया पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम बहुत सख्त थे पढ़ाई के लिए। शायद हर पिता होता होगा अपने बच्चे का भविष्य देख करके।
तो वो ना मोबाइल रखते थे ना बाल झाड़ते थे, बिल्कुल मस्त मौला थे। तो हमने ये कहा कि तुम्हारी बाकी ज़िंदगी में नहीं सुनूंगा बेटा, जिसको कह दोगे उससे शादी कर दूंगा, बस ये देख लेना कि तुम्हें तकलीफ ना हो। और मैंने यही बात जब उन्होंने कहा कि डैडी शादी करना चाहता हूँ, तो एक ही सेंटेंस मैंने बोला, बेटा ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन क्या तुम ये देख ली हो कि तुम एक दूसरे के लिए बने हो? बस काश शब्द तुम्हारी जीवन में नहीं आना चाहिए, काश हमने गलती कर दी। केवल मेरा शादी के सिलेक्शन के प्रक्रिया में इतना ही अपने बेटे को कहना था, और ईश्वर साक्षी हैं, इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा भी नहीं कि अगर तुम कहते हो जहाँ पे हाथ रख दोगे वहीं शादी कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो मैंने छीन लिया है, अब बाकी की ज़िंदगी तुम अपनी ज़िंदगी जियो। यही मेरी बस एक अवधारणा थी। मैम सर बता रहे हैं कि अंशुमन ने ही शायद पसंद किया। तो जितना मुझे पता था, मुझे जैसे पता हुआ है, आपको कष्ट होता है वो नहीं आ रही, टच में नहीं रहना चाहती? मुझे यही कहूँगी कि टच में रहने से कोई लॉस नहीं है। एक दो परिवार जोड़ लो। मेरे साथ तो जितने FMC के बच्चे हैं सब परिवार हो गए हैं, तो किसी का लॉस थोड़ी है। मैं अपने जगह हूँ, वो अपने जगह है, पर बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश थी कि मतलब बेटे के लिए बहुत अच्छा चुना गया था। अंतिम पूजा में भी नहीं है, तब दुख हुआ होगा कि बात करने का? तभी से ज़्यादा तकलीफ है। पहले तो वो यही बताते रहे कि स्टेबल होंगे, तो उसके बाद ही मतलब तकलीफ हुआ कि जब मेरे बेटे की पूजा में नहीं आई, तो फिर उसके बाद मैं मैसेज भी करना बंद कर दी, फ़ोन भी करना बंद कर दी। उसने ब्लॉक ही कर दिया सबको, ब्लॉक कर दिया सबको, सारे नंबर ब्लॉक कर दिया। आप देखिए लास्ट में मैंने जब बस्ट बनाने के लिए, चूंकि अंशुमन की कुछ फोटोज़ थी तो पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ ऐसे फोटो होंगे जिसमें वो हंस नहीं रहे होंगे, और अंशुमन ऐसे हंसमुख थे कि उनकी कोई ऐसी फ़ोटो नहीं मिली है जो ऐसी एंगल की हो जो इसमें उनके दांत ना दिख रहे हों। जहाँ भी उनकी फ़ोटो आपको मिलेगी दांत दिखते हुए मिलेगी, तो उनका दांत दिखता हुआ, ये मूर्ति बनाने वाला बोला कि दांत दिखता हुआ मूर्ति ठीक नहीं होता है। तो हम बहुत उनके दोस्तों से फ़ोन किए, बोले कि भाई कोई ऐसी फ़ोटो हो, तो उन्होंने दिया, लेकिन कहीं कोई तिरछा देख रहे हैं, कभी कुछ ऐसे कर रहे हैं, कभी ठीक धुंधली आ रही है जिसको जूम करने में ठीक नहीं आया, तो उसको बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, और फोटो पुरानी मिल रही थी। तो अभी भी जो अंशुमन की बस्ट बन रही है वो 4 साल पुरानी एक फ़ोटो से बन रही है, क्योंकि लेटेस्ट कोई फ़ोटो नहीं मिला हमारे पास। सर एक और बात है, ये तो परिवार की बात है, आप चाहते हैं कि वो आए, संपर्क में हो, कोशिश कर रहे हैं आप अभी भी। ये अग्निवीर को लेकर के भी कोई बात हुई क्या? जो बातें आ रही हैं बाहर की, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई बात कही गई, उस पर आपने भी अपनी राय दी? देखिए उसमें ये था कि जैसे राहुल गांधी जी ने ये सुना कि 3.5 साल, मेरा बेटा 19 मार्च को कमीशन लिया था 2020 में, और 19 जुलाई को शहीद हो गए। तो एक और चीज़ तथ्यात्मक आपको बता दूं कि मेरे बेटे ने का जो कमीशन था वो बुधवार को था, जो अफसर बना बुधवार को था, शादी भी मैं बुधवार को ही कर रहा था, और अंतिम जीवन का अंतिम सांस भी बुधवार को लिए, और 13 भी बुधवार को पड़ी थी। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो बुधवार को ही उनका भी देहावसान हुआ था। तो ये बुधवार का जो कनेक्शन था वो बड़ा यूनिक था, ये पता नहीं विधाता की तरफ से। तो जब ये बात हुआ कि 3.5 साल में, तो सहसा राहुल जी ने कहा कि 4 साल के तो अग्निवीर जाते हैं और 3.5 साल में आपके हो गए, तो सारी कुछ आपको मिली? मैं बोला हाँ, एक रेगुलर आर्मी होने के नाते हमको सारे पेपर्स मिले, हमारी बहू को पेंशन मिल रहा है, और आप देखिए कीर्ति चक्र मिला, तो ये सारी चीज़ मिला। तो उसमें जो बातें हुई, तो मैं ऐसा जो समझता हूँ कि जो आज का निर्धारित मापदंड है अग्निवीर के लिए, जो मैं सुन रहा हूँ, वो एक रेगुलर आर्मी के बराबर नहीं है। और मेरा बेटा भी अगर मान लीजिए अग्निवीर के तौर पे, कोई अफसर तो जाते नहीं हैं, अग्निवीर के तौर पे गए होते या कोई जाता, तो शायद ये सुविधा या ये पे पर्क्स और ये जो सम्मान आप कह रहे हैं नहीं मिलता, जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत राय ज़रूर इस पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी सलाहियत नहीं रखता कि अग्निवीर जैसे इतने वास्ट मुद्दे पे मैं अपनी कोई बात रखूँ। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कोई भी अगर प्रपोजल लेके आती है तो निश्चित रूप से उससे बहुत स्टडी होता है, और बहुत सी स्टडी इस पर हुई होंगी, इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में रहा होगा। तो मेरी जो थोड़ी सी जानकारी है ये है कि लगभग 1,07,000 करोड़ रुपया पर ईयर सेना की वेतन पे खर्च होता है, और 1,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेंशन पे खर्च होता है। तो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसके हो सकते हैं, और जो बेहतर लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, मेरी समझ से बहुत ज़्यादा उनकी समझदारी है, उन्होंने इसको जो लाया होगा तो निश्चित रूप से उनके रूप में रहा होगा। लेकिन मैं अपनी जो एक छोटी सी बुद्धि है, तुच्छ मेरी जो जानकारी है, उसके हिसाब से बस ये कह सकता हूँ कि बीइंग एक्स फौजी
कि किसी भी सोफिस्टिकेटेड वेपन को हैंडल करने के लिए, जो कि विदेशों में बहुत से अधिकारी उसको चलाते हैं, जैसे रशिया से, इजराइल से, हंगरी से हमारे पास कुछ वेपन हैं, और जिनको चलाने के लिए वहाँ स्पेसिफिकली अफसर जाते हैं। हमारे यहाँ उसी वेपन को और उसी इक्विपमेंट को एक सिपाही हैंडल करता है, जिसकी योग्यता मैट्रिक पास होती है। तो उसको सेना एक ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को हासिल करता है, और इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो उसको फंक्शनल, उसकी ऑपरेशनल रख रखाव और उसमें काम कर सके, वो दक्षता हासिल कर लेता है। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, जो 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग सबकी होती है। उसके बाद उसको स्पेसिफिक ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेड की ट्रेनिंग कहीं कहीं 1.5 साल की भी है। तो आप ये मान के चलें कि अगर 2 साल की ट्रेनिंग वो करने के बाद बंदा जा रहा है, और 2 साल के बाद अगर 1-2 साल के बाद वो आ जाएगा, तो जो हमने उसके ऊपर लगाया, जो सिखाया उसको, जो एक सिविलियन से फौजी बनाया, वो हमने रेसिप्रोकल सिस्टम में पाया नहीं उतना। और अगर वो इनकम्पिटेंट है तो निश्चित रूप से जो उसके सीनियर्स हैं या जो लोग रेगुलर आर्मी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके ऊपर वो भार बनेगा, वो बोझ बनेगा काम का, क्योंकि आप काम को तो छोड़ नहीं सकते। हमारी आर्मी का ये सबसे ग्लोरियस ट्रेडिशन है कि जिनको भी जो काम करने का मौका मिलता है, जो काम हर आदमी अपने मतलब स्वयं से परे हट के देश के लिए सर्वोत्तम देता है, और अगर उसको जान देने की भी पड़ती है तो जान सब देते हैं। ये इतिहास बहादुरों से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे ने कोई बहुत अलग से किया, इसको ये मौका मिला और इसने बीइंग ए डॉक्टर देखा उसी पोस्ट पे, वहीं पे उसी 26 पंजाब रेजिमेंट में एक और डॉक्टर थे देवाशीष, जिनको गोली लगी थी और उनका ब्लीडिंग हो रहा था, और एक और अफसर को लगी थी। ये ज़्यादा जख्मी थे और हेप्टर में एक ही जगह था ले जाने के लिए, रिकॉर्ड है ये। और उस डॉक्टर ने ये कहा, नहीं, मैं एक डॉक्टर होते हुए मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा दूसरा पेशेंट यहाँ पे है, और पहले इसको ले जाओ, मैं जी मर के बचूंगा तब ले जाना। और वो हेप्टर में वो चढ़े नहीं व्यक्ति, और वो अकेला व्यक्ति गया था 1994 में, 94-95 में, और जब तक हेप्टर वापस आया तब तक वो डॉक्टर मर चुके थे, और उनको भी कीर्ति चक्र मिला था, और इसी 26 पंजाब के साथ थे। तो ये डॉक्टर की अपनी एक ट्रेडिशन होती थी, जो लेगेसी उस देवाशीष ने शुरू की थी। हमारे बेटे ने भी देखा कि हमको इनकी जान बचाने की जरूरत है, और वो कूद पड़े। तो जिसको भी मिला है, आप तमाम देख सकते हैं, बहादुरों की गाथा भरी पड़ी है, तो सब लोग अपना सर्वोत्तम देते हैं, वही उन्होंने किया जो कि सब लोग करते हैं। तो अगर एक अग्निवीर है जिसको ये लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे पास, मेरे बाद, मेरे लोगों को हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, सबके रास्ते जाने का जो कसम खाता है कि मैं अपने सुपीरियर के आर्डर्स को फॉलो करते हुए और अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, तो इसी बिलीफ में करता है कि नहीं, मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है, और कोई नहीं खड़ा है तो कम से कम मैं जिनको छोड़ के जा रहा हूं अपने पीछे, उनको ब्रेड बटर मिल जाएगा, इतनी पेंशन उनको मिलेगी या होगा। तो मैं नहीं जानता कि अभी इसमें क्या चल रहा है और क्या मान लीजिए कि उनका है, लेकिन जितनी मैं सुनता हूं या देखता हूं तो लगता है कि अगर हम इसके टेन्योर को बढ़ा दें। मैंने आपसे कहा ना कि अगर अग्निवीर होता तो ये सब चीजें ना मिल पाती ना। ये बात तो उन्होंने कही थी कि अगर अग्निवीर होता नहीं होता। मैंने कहा नहीं, ये वो रेगुलर आर्मी के हैं और उनको ये सारी चीज़ मिल रही है। तो मैं ये, चूंकि ये बात का एक लहजा था जो कि उनके मुख से ऐसा निकल गया, तो अगर अग्निवीर में कुछ मॉडर्नाइजेशन होता है तो मैं, अब तो पब्लिक डोमेन में आया है, तो निश्चित रूप से ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। और इस पे जो हम, जैसे मैंने कल भी किसी को कहा था कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक वेल ट्रेंड सोल्जर अगर 4 साल बाद हमारे पास आता है तो वो स्टेट के पुलिस में एकोमोडेट हो सकता है, जहां हमारा ट्रेनिंग का खर्चा कम होगा, और निश्चित रूप से उसकी जो सिखलाई, जो डिसिप्लिन है, वो एक नॉर्मल जो पुलिस बल जाता है। मैं किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाता, मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि जो फौज की सिखलाई है वो एक इन सिखलाई से थोड़ी सी बेहतर जरूर है। पैरामिलिट्री फोर्स में एकोमोडेट हो सकता है, तो वो अपना ज्ञान और अपनी सब कुछ जो ले जाएगा बॉर्डर पे बीएसएफ में, तो निश्चित रूप से एक आर्मी का भी काम करेगा और बीएसएफ का भी काम करेगा, और वो इस देश के लिए भी ठीक है और उसके लिए भी ठीक है। और बाकी तो मैं इससे ज़्यादा अब क्या कह सकता, मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है गलत हो या सही हो। हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमन का परिवार था। कई सारी बातें हुई, उन्होंने व्यक्तिगत भी बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने बताया अपनी विचार की अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी जो उनसे कह रहे थे, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार भी बताए कि और भी जगह अकोमोडेशन हो सकता है, और इतना इन्वेस्टमेंट जो सरकार या सेना कर रही है उतना वापस नहीं मिलता। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।